नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग घर पे बढ़िया होंगे और आप लोग पढ़ाई भी लगातार कर रहे होंगे। तो ये हम लोग का बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का अगला पार्ट है। हम लोग लगभग 22-23 वीडियो देख चुके हैं। वीडियो भले ही छोटी हो, लेकिन आपके डेली का जो कॉन्सेप्ट है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। और घबराइए नहीं, कोशिश करूँगा कि आप लोगों का सिलेबस मैं पूरा कराऊं। और बाकी आप लोग भी थोड़ा सा, जब हम आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा जिम्मेदारी लें, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करते रहें। कम से कम एक लोग तो जिम्मेदारी लेकर 4-5 सब्सक्राइबर तो बढ़ाए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। एक लोग अगर 4-5 भी कराते हैं सब्सक्राइबर अपने दोस्तों से, तो सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप लोग भी थोड़ा जिम्मेदारी लें, और जिम्मेदारी लेकर 2-4-5 सब्सक्राइबर तो एक लोग का हक बनता है आप लोग कराएं। जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। तो और जितना आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक होता रहेगा, और आप लोग जितना अच्छा रिस्पांस देंगे, तो मैं खुद अपने आप वीडियो आपको कभी भी ब्रेक नहीं करूँगा और हमेशा आपको पूरा सिलेबस में करा कर दे दूँगा और पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा। पूरा पावर सिस्टम मैं ही पढ़ाता हूँ। पावर प्लांट हो गया, स्विच गियर हो गया, आपका मशीन जितना भी हो जाएगा, वो पूरे सब्जेक्ट में आपको एक दिन भी आपको बोरिंग महसूस नहीं होने दोगे। ये मेरी गारंटी है एकदम। समझ लीजिए कि मतलब आपको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, चाहे वो नहीं समझ आ रही। एकदम मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग को मज़ा आएगा और चीज़ें समझ में 100% आएगी। मतलब तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पीछे के वीडियो भी नहीं देखें तो आप वहाँ से हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मैं जल्दी उसका प्लेलिस्ट आपको बनाकर उसमें प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज कर देता हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अगला टॉपिक। तो आज का हमारा अगला जो टॉपिक है वह है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इसको हम लोग बोलते हैं जूल का ऊष्मीय सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको? जूल का ऊष्मीय सिद्धांत। तो अब देखिए, जूल का जो ऊष्मीय सिद्धांत, तो अब नाम आप लोग सुन लिया है कि ऊष्मीय सिद्धांत, हीटिंग प्रिंसिपल। तो उससे हीटिंग प्रिंसिपल क्या है? जैसे हम लोग कहीं पर भी धारा प्रवाहित करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर हीट उत्पन्न होगा। तो मतलब कि वहाँ कहीं ना कहीं जो कोई एनर्जी है जो हीट के रूप में बदल जाती है। मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं वो किस में बदल जा रही है? हीट के रूप में बदल जाती है। तो देखते हैं कितना बदलती है और क्या बदलती है। तो हमारा जो है, देखिए, हम जो एनर्जी होता है W = P/T। याद है कि भूल गए आप लोग? तो यहाँ से आप लोग नहीं समझेंगे, ये समझेंगे P = W/T। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इधर कि इधर थोड़ा सा इधर उधर घुमा दे क्वेश्चन तो बस आप भी घूम जाए। तो W = क्या हो जाएगा? P/T। अब P = क्या होता है? I² R, और ये क्या है? × T। अब यही जो एनर्जी है, तो अगर हीट के रूप में बदल जाती है तो इसको हम डिनोट कर लेते हैं H से। तो H = क्या होता है? I² RT। बात क्लियर है? तो H = क्या होता है? I² RT। इसी को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अब जो H क्या होता है? समानुपाती होता है I² के। किसके समानुपाती होता है? I²। ये कब होता है? जब R एंड T क्या होगा? कांस्टेंट। और H किसके समानुपाती होगा? R के। ये कब होगा? जब I और T कांस्टेंट। और H समानुपाती किसके होगा? T जहाँ क्या है? समय। वो कब होगा? जब I और R जो होगा कांस्टेंट होगा। मतलब हम ये, अब देखिए, ये जो H है I² के समानुपाती कब होगा? जब ये R और T क्या होंगे? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या? देखिए, हर चीज़ों का एक व्यवहारिक एग्जाम्पल ले लिया करिए। मतलब देखिए,
आप अपने ऊपर ले लिए चाहे कि कोई किसी के ऊपर ले लिए, मान लीजिए आप अपने पिताजी के ऊपर पूरा डिपेंड कब करेंगे, जब आपको और कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा। मान लीजिए आपके पिताजी कुछ पैसा आपको दे रहे हैं पढ़ने के लिए चाहे जो भी काम करने के लिए, तो आप पिताजी पे डिपेंड है। हाँ, कब? जब आपको भाई पैसा नहीं दे रहे हैं आपके, या आपके माताजी पैसा नहीं दे रहे हैं। हाँ, अब दोनों तीनों लोग दे रहे हैं, तब ये नहीं कहा जा सकता कि आप सिर्फ और सिर्फ पिताजी पे डिपेंड है। लेकिन हाँ, अब दोनों लोग भाई और माताजी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ कौन दे रहा है? पिताजी पे। तो आपका पिताजी पैसा देंगे तो बढ़ेगा पैसा, और पिताजी पैसा देंगे तो बढ़ेगा आपके पास, नहीं देंगे तो आपके पास पैसा नहीं बढ़ेगा। अगर तीनों लोग पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब पिताजी भी दे रहे हैं, माताजी भी दे रही हैं, और हो सकता है कि माताजी ले ले या भाई ले ले, तब हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि मतलब पिताजी पैसा दिए तो वो बढ़ा कि घटा। क्योंकि पता चले पिताजी पैसा दिए और कुछ पैसा आपके भाई साहब वहाँ से ले लिए, तो यहाँ पे आप क्लियर नहीं हो पाएंगे कि बढ़ा कि घटा। तो अब डायरेक्ट समानुपाती कब बोलेंगे? जब बाकी चीज़ें क्या रहेंगी? कांस्टेंट। मतलब कि अब अगर हम आप लोग के ऊपर डिपेंड है, मान लीजिए कि हमारी आमदनी, मान लीजिए हमारी आमदनी कहीं से कहीं पढ़ा रहे हैं किसी कोचिंग में, कोई भी कोचिंग, अपनी कोचिंग वहाँ पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, तो अब हमारी आमदनी वहीं से है। अगर वहाँ अब मान लीजिए एक जगह और पढ़ा रहे हैं, तो अब 2 जगह से हमारी आमदनी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये वाली कोचिंग से आमदनी है, ये वाली कोचिंग से कोई आमदनी नहीं है। लेकिन अगर हाँ सिर्फ एक ही कोचिंग से आमदनी होती तो कोई दिक्कत, तो बोलते कि सीधे क्या है, हम उस पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर वो बंद हो गई तो हम भी बंद हो गए। लेकिन अगर उधर दूसरी तरफ से आमदनी है, तो अगर ये बंद हो गई तो क्या होगा? वो उधर से आमदनी हुई तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि हम सिर्फ उसी पे डिपेंड है। तो किसी पर भी समानुपाती होने का मतलब होता है बाकी चीज़ें क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होती है। ये आई स्क्वायर के समानुपाती कब होगा? जब क्या हो जाएगा? आर और टी कांस्टेंट। आर के समानुपाती कब होगा? जब आई और टी कांस्टेंट। टी के समानुपाती कब हो जाएगा? जब आई और आर कांस्टेंट। तो यह है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसमें क्या है, जब जो एनर्जी देते हैं किसी लोड को या जो वायर है, तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीटिंग ऊर्जा में बदल जाती है तो उसका मान क्या होता है? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसी को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसका मात्रक हो जाएगा जूल। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। इसको कैलोरी में और कैलोरी और किलोवाट घंटा में बदलने के लिए मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें आपका टॉपिक है किलोवाट घंटा। हाँ, यही शायद टॉपिक है, या हम इस सीरीज में भी आप इसको ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो उम्मीद करें आप लोग ये समझ में आ गया होगा। तो ये बार बार आते रहती है, तो मतलब पूछता रहता है कि जो कोई तार है या कोई मशीन है, उसमें जो हीट उत्पन्न हो रहा है वो किसके समानुपाती है? तो किसके समानुपाती है? धारा के स्क्वायर के समानुपाती होता है। फिर रजिस्टेंस क्या होता है? तो रजिस्टेंस के डायरेक्ट समानुपाती होता है, स्क्वायर के समानुपाती नहीं है। टाइम क्या है? टी क्या है? टी मतलब टाइम है। यहाँ पर लिख सकते हैं टी मतलब क्या है? टी क्या है? ये है आपका टाइम। तो टाइम के भी समानुपाती होता है। ज़्यादा देर तक मशीन को चलाएंगे तो ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेंगे तो भी मशीन ज़्यादा गर्म होगी, और ज़्यादा अगर धारा देंगे तो भी मशीन ज़्यादा गर्म होगी। तो डायरेक्ट क्या है? इन लोगों के समानुपाती, और तीनों के गुणनफल के भी समानुपाती। तो यहाँ से आप ये डायरेक्ट नहीं बता सकते कि सिर्फ और सिर्फ आई पे डिपेंड कर रहा है, या आर पे डिपेंड कर रहा है, या टी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कि अगर मान लीजिए धारा कम दे दे और उसको काफ़ी देर तक चलाएं तो भी क्या हो जाएगा? हीट ज़्यादा होगी। मतलब टाइम बढ़ेगा तो भी हीट ज़्यादा होगी। अब पता चले कि टाइम कम दे रहे हैं, टाइम आप मात्र 1 ही सेकंड के दे रहे हैं, टाइम 1 सेकंड 10 सेकंड लीजिए, टाइम बस आप 10 सेकंड के लिए दे रहे हैं, और धारा बहुत अधिक दे रहे हैं, तो भी हीट उत्पन्न नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट नहीं किसी में कह सकते हैं कि आपका जो हीट है वो डायरेक्ट समानुपाती। कब समानुपाती होगा? जब दो बाकी चीज़ें क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट। तो उम्मीद करें कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। तो ये बार बार पूछता रहता है आई स्क्वायर के समानुपाती, आर के समानुपाती, टी के समानुपाती। तो अब आज के बाद ये गलती नहीं करिएगा। चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। तो आज का अगला टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है प्रॉपर्टी
ऑफ एलिमेंट। तो ये प्रॉपर्टी कई प्रकार की होती है, जैसे लीनियर एलिमेंट होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। इसका स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं रेखिक और अरैखिक तत्व। दूसरा है यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। इसको हम लोग बोलते हैं एक दिशीय और दो दिशीय, बहुदिशीय कर सकते हैं, दो दिशीय बोल सकते हैं इसको, द्विदिशीय इसको लिखते हैं, द्विदिशीय। तत्व। फिर तीसरा है आपका एक्टिव और पैसिव एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं सक्रिय और निष्क्रिय तत्व। मतलब कि जो प्रॉपर्टी होती है, क्वालिटी कह सकते हैं, जो तत्वों की क्वालिटी होती है, उसके आधार पर तत्वों को निम्न भागों में बांट दिया गया है। मतलब कि देखिए, आप स्टूडेंट हैं, सबकी अपने अपने अलग क्वालिटी होती है। किसी का टेक्निकल मजबूत है तो किसी को नॉन टेक मजबूत है, तो किसी का मशीन मजबूत है, तो किसी का बेसिक है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो सभी स्टूडेंट क्या कर दिए, उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार अलग अलग भागों में बांट दिए। तो यही होता है, जो तत्व हैं उनकी क्वालिटी या प्रॉपर्टी के अनुसार अलग अलग भागों में क्या कर दिए, बांट दिए। तो पहला भाग क्या है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। दूसरा क्या है, यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। तीसरा क्या है, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट। लीनियर का मतलब होता है रेखीय और अरेखीय तत्व। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक दिशीय। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है द्विदिशीय। एक्टिव का सक्रिय, पैसिव का निष्क्रिय। तो हम लोग बारी बारी से इसका पढ़ेंगे, क्या क्या होते हैं। इसके एग्जाम्पल बार बार पूछते रहते हैं। जैसे पूछ देता है कि एक दिशीय या रेखीय या कह सकते हो सक्रिय तत्व कौन कौन से होते हैं, तो उसका एग्जाम्पल पूछ देगा। या दे देगा डायोड, तो डायोड क्या है, रेखीय है कि अरेखीय है, एक्टिव है कि पैसिव है, या यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है। तो आप बताइए, कोई भी पूछ सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें। तो आइए हम लोग देखते हैं बारी बारी से सबका एग्जाम्पल और डिफिनीशन क्या है और इसकी अवधारणा भी क्या है। तो हम लोग पहला सबसे देखेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। तो लीनियर में आपका पहला आ जाएगा, लीनियर एंड नॉन लीनियर में आपका पहला आ जाएगा लीनियर एलिमेंट। जिसे हम लोग बोलेंगे रैखिक रैखिक तत्व। अब देखिए, रैखिक तत्व और अरैखिक तत्व क्या है। तो वे एलिमेंट जो ओम के नियम का पालन करते हैं, वे एलिमेंट जो ओम के नियम का पालन करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रैखिक तत्व। मतलब जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक लीनियर लाइन प्राप्त होती है। मतलब इसका जो अभिलक्षण खींचेंगे तो क्या होती है, लीनियर लाइन प्राप्त होती है। जैसे
ये मान लीजिए ये वोल्टेज है, ये धारा है। तो वे तत्व जिसमें वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा भी क्या होती है, बढ़ती है, और एक सेम वैल्यू से बढ़ती है, समान डायरेक्शन में बढ़ती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर तत्व। तो ये क्या करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं। वे तत्व जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर एलिमेंट। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें आपके आ जाएंगे रजिस्टर, कैपेसिटर, और तीसरा क्या हो जाएगा, इंडक्टर। रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो वे तत्व जो है ओम के नियम का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, रैखिक तत्व कहलाते हैं। इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक खींचा जाता है तो एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। बात क्लियर है। तो अब आते हैं, अगला है हमारा, यही हो जाएगा आपका नॉन लीनियर, या हम इस डायरेक्ट लिख रहे हैं अरैखिक तत्व। तो अरैखिक तत्व किसे बोलेंगे, तो वे तत्व जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। वे तत्व जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात इनका जो अभिलक्षण होता है उनसे एक सीधी लाइन प्राप्त नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है किसके, इनके। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, थर्मिस्टर, वायरिस्टर, डायोड, SCR, और यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिवाइस, इसमें ये भी आ जाएगा आपका, ट्रांजिस्टर भी आ जाएगा। तो अब क्यों होते हैं अरैखिक तत्व, क्या होता है, थर्मिस्टर हो गया, वायरिस्टर हो गया, और तो आपका डायोड हो गया, SCR हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब क्या आ जाएंगे, अरैखिक तत्व आ जाएंगे। मतलब इनका जो ग्राफ खींचते हैं तो उसकी एक लाइन क्या होती है, सीधी रेखा नहीं प्राप्त होती है। आपका एग्जांपल देख भी सकते हैं, अगर डायोड वाला खींचते हैं तो क्या होता है, ये आपका यहाँ से जाता है, ये होता है, ऐसे प्राप्त होता है, या इधर वाले में क्या होता है, ऐसे प्राप्त होता है। जो हम लोग पढ़ेंगे आगे तो देखेंगे, तो वो लाइन सीधी रेखा नहीं प्राप्त होती है। तो इसमें सबसे पहले आपको ज़रूरी है ये चीज़ें याद करना कि इसका एग्जांपल क्या है। लीनियर में क्या हो जाएंगे, रजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर। रजिस्टेंस नहीं, रजिस्टर, डिवाइस क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। कैपेसिटेंस नहीं, कैपेसिटेंस का गुण होता है, कैपेसिटर, इंडक्टर। और अरैखिक में क्या जाए, थर्मिस्टर, वायरिस्टर, डायोड, SCR, ट्रांजिस्टर, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं, ट्रांजिस्टर, SCR, डायोड, रेक्टिफायर, जो भी आएगा सब आपका क्या हो जाएंगे, सब किस में आ जाएंगे, अरैखिक तत्वों में आएंगे। तो क्लियर है। तो आते हैं अगला हमारा जो एलिमेंट है उस पर। इसका देखिए एग्जांपल ऐसे रहने दीजिए, देखिएगा अभी कितना मज़ेदार हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर है। अब आते हैं, एक DC है, ये हो जाएगा एक DC है, तत्व, और ये हो जाएगा आपका द्विदिशीय। द्विदिशीय को हम लोग बोल सकते हैं बाई डायरेक्शनल, मतलब बहुदिशीय बोल सकते हैं। तो अब देखिए, एक दिशीय तत्व किसे बोलेंगे या द्विदिशीय तत्व किसे बोलेंगे, तो वे एलिमेंट जिनका अभिलक्षण या जिनका व्यवहार धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता है।
मतलब आप धारा चाहे इधर से फ्लो कराइए चाहे इधर से फ्लो कराइए, उसके अभिलक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसे हम लोग बोलते हैं द्विदिशीय एलिमेंट, मतलब धारा की दोनों दिशाओं में समान व्यवहार करते हैं। और वे एलिमेंट जो धारा की दोनों दिशाओं में समान व्यवहार नहीं करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एक दिशीय एलिमेंट। मतलब कि अगर इधर से फ्लो करा रहे हैं तो उसका व्यवहार कुछ अलग रहेगा, और इधर से फ्लो करा देंगे तो उसका व्यवहार क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बात क्लियर है? तो देखिए एग्जांपल देखिए, द्विदिशीय में क्या आ जाएगा, एक रजिस्टेंस ले लीजिए, रजिस्टर ले लीजिए। ये अब इस रजिस्टर में चाहे धारा इधर से फ्लो कराइए और चाहे इधर से फ्लो कराइए, उसके अभिलक्षण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर वैसे ही कैपेसिटर ले लीजिए, चाहे धारा इधर से फ्लो कराइए चाहे इधर से फ्लो कराइए, उसके अभिलक्षण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर अगला है आपका इंडक्टर भी दे सकते हैं। तो द्विदिशीय में क्या आ जाएगा, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। बात क्लियर है? अब बात आती है एक दिशीय तत्व। तो वे तत्व जिनका अभिलक्षण धारा की दिशा पर निर्भर करता है, मतलब एक दिशा में धारा एक दिशा में उसका व्यवहार अलग रहेगा, दूसरी दिशा में उसका व्यवहार क्या हो जाएगा, अलग। अब जैसे अब यहीं पर डायोड ले लीजिए, ये अब ये मान लीजिए जोड़ लीजिए बैटरी से इसे। तो अगर ये धारा इधर जाएगी, धारा अगर इधर जाएगी तो डायोड क्या इसमें फॉरवर्ड बायस में है, तो ये क्या हो जाएगा, इस धारा को जाने देगा। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस धारा को क्या करेगा, पास करेगा। मतलब ये ओपन सर्किट की भांति व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन इसको उल्टा अगर जोड़ दिए तो अब ये क्या हो गया, रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में कैसे व्यवहार करता है, ओपन सर्किट की भांति। तो देखिए क्या हो गया, धारा की अब जैसे धारा इधर से अलग से दूसरी दिशा में की है, उसका व्यवहार क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक दिशीय तत्व। तो उम्मीद करें कि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझेंगे तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसे ही सब क्या हो जाएंगे, जो डायोड है, सीआर है, ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सब क्या हो जाएंगे, एक दिशीय तत्व। मतलब अगर धारा को उसको धारा की दिशा बदल दिए तो उसका पूरा अभिलक्षण क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये था आपका एक दिशीय तत्व। बात क्लियर? तो फिर आते हैं अब आते हैं एक्टिव तत्व और पैसिव। पैसिव मतलब निष्क्रिय, निष्क्रिय तत्व, और एक्टिव मतलब सक्रिय तत्व का इंग्लिश होता है एलिमेंट। तो वे तत्व, अब इसमें थोड़ा सा ये मिटा दीजिए। वैसे अगर ये आ गए एग्जाम्पल में तो आप एक्टिव में ही लगाएंगे। अब आता है डिफिनेशन, वे तत्व जिनमें एनर्जी नहीं होती है, मतलब एनर्जी लंबे समय तक नहीं दे सकते, उसे हम लोग बोलते हैं पैसिव, निष्क्रिय तत्व। और वे तत्व जो एनर्जी लंबे समय तक डिलीवर कर सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सक्रिय तत्व। जैसे ये डायोड हो गया, एचसीआर हो गया, इसमें एनर्जी पूरी भरी होती है। जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर में बदलाव हुआ तो अब ये क्या हो जाएंगे, तुरंत ये ज़्यादा एनर्जी डेवलप करने लगते हैं, देने लगते हैं। और ये क्या होते हैं, पैसिव वाले क्या होते हैं, इसमें एनर्जी देने की क्षमता नहीं होती है। तो ये हो जाएंगे आपके पैसिव में, और ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव में। तो देखिए जो एक्टिव है वही क्या था, आपका यूनिडायरेक्शनल था। इसी तरह आपको याद करना है, आप जैसे यूनिडायरेक्शनल था और क्या था, यूनिडायरेक्शनल, एक्टिव, और पहला हमारा क्या था, आपका था अरेखीय, अरेखिक तत्व। और पैसिव वाले क्या क्या थे, ये बाई डायरेक्शनल और लीनियर एलिमेंट। तो ये एग्जाम्पल आपको याद करना है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसें आएंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स
इंस्ट्रूमेंट आएंगे वो सब किस में आ जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, यूनिडायरेक्शनल हो जाएंगे और रैखिक हो जाएंगे। और ये रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर है पैसिव, बाई डायरेक्शनल और लीनियर एलिमेंट हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल ध्यान से करिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछता रहता है। तो इसको नोट करके और आप आसानी से आप इसको क्या करते हैं, नोट डाउन करके एग्जाम्पल को बढ़िया से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। मैं फिर से एक बार बताता हूँ। हम आते हैं शुरुआत से। लीनियर तत्व क्या होता है, वे तत्व जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात उनका ग्राफ खींचने पर एक सीधी लाइन प्राप्त होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर। बाई डायरेक्शनल क्या है, वे तत्व जो धारा की दोनों दिशाओं में समान व्यवहार करते हैं, मतलब धारा की दिशा बदलने पर भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं होता है। फिर क्या होता है, पैसिव क्या होता है, वे तत्व जिसमें एनर्जी डिलीवर करने की क्षमता नहीं होती है। ये क्या होता है आपके अरैखिक, क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर, वे तत्व जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, क्या कहलाएंगे, अरैखिक तत्व। यूनिडायरेक्शनल क्या हो जाएगा, वे तत्व जो, ये आपका बाई डायरेक्शनल मैंने क्या बोला, वे तत्व जो धारा की दोनों दिशाओं में समान व्यवहार करते हैं, ये बाई डायरेक्शनल का है। यूनिडायरेक्शनल क्या है, वे तत्व जो धारा की दिशा बदलने पर उनका अभिलक्षण क्या होता है, बदल जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। मतलब कि अगर धारा एक दिशा में अलग व्यवहार, दूसरी दिशा में क्या करेंगे, अलग व्यवहार। फिर तीसरा क्या है, एक्टिव, तो वे तत्व जो एनर्जी लंबे समय तक डिलीवर कर सकते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं सक्रिय तत्व। तो ये था आपका प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। इसमें एक और प्रॉपर्टी आती है जो आपके ITI वालों के लिए तो नहीं है, JEE अगर कोई स्टूडेंट है JEE की तैयारी कर रहा है तो उसमें आ सकता है। एक आता है लंप्ड पैरामीटर और एक आता है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखिए ये होता है आपका और ये आपका होता है ये रेजिस्टेंस है R1 R2, ये C, यहाँ R1 R2 C1 C2। तो ये JEE वालों के लिए काम आएगा। तो वे पैरामीटर जिनके पूरे परिणाम को किसी एक बिंदु पर लिखा जा सकता है, देखिए पूरा परिणाम यहाँ पर लिखा जा सकता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लंप्ड पैरामीटर। तो इसे होता है, ये इसका एग्जांपल है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। एग्जाम्पल पूछ सकता है ITI वालों को भी, ध्यान से देखिएगा। वे पैरामीटर जिनके पूरे परिणाम को सर्किट के किसी एक बिंदु पर लिखा जा सकता है, तो उसका एग्जांपल क्या है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अब ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर क्या है, वे पैरामीटर जिनका पूरा परिणाम किसी एक बिंदु पर लिखा नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पर डाट 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 है, इसमें पता नहीं कितने एलिमेंट जुड़े हुए हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरा कई भागों में क्या है, बटे हुए हैं। तो इसमें इसका एग्जांपल क्या है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। इसका आपका एग्जांपल है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन या मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर और ये हो गया लंप। तो इसमें जो आपका KVL KCL है या आपका आता है सुपरपोजिशन थ्योरम, वो लागू नहीं होता है किसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर में। तो ये पूछता रहता है, जैसे पूछता है KVL, जो KVL है किस में लागू नहीं होता, लंप में कि डिस्ट्रीब्यूटेड में। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में नहीं लागू, क्योंकि हमको परिणाम ही नहीं पता है तो हम लगाएंगे कहाँ पे, और लंप में लागू होता है। तो उम्मीद करें कि आप लोग को अब ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। तो प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि कैसे वीडियो लगी। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,
वंदे मातरम।